हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है बीएससी एग्रीकल्चर में जो सिलेबस फॉलो हो रहा है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, है ना। क्या है कि हमारे यहाँ एक संस्था है, एक परिषद है जिसको आईसीएआर कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 1929 में हुई। कब हुई? 1929 में हुई। क्लियर है बात। अब जो हमारे जैसे घर में मुखिया होते हैं उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के जो मुखिया हैं वो आईसीएआर हैं। क्लियर है बात। इसी के अकॉर्डिंग जो है जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उस सिलेबस को ही हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर बात। जितने भी अब भारत देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं या डिग्री कॉलेजेस चल रहे हैं वह सभी जो है आईसीएआर के सिलेबस को ही फॉलो कर रहे हैं लगभग। क्लियर है बात। लगभग इसलिए मैंने कहा कि कुछ कॉलेज शायद फॉलो ना कर रहे हो, लेकिन जो भी कॉलेज फॉलो कर रहे हैं आईसीएआर की गाइडलाइन को वो अच्छे कॉलेज माने जाएंगे। क्लियर है बात। तो आईसीएआर का सिलेबस जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय भी फॉलो करवा रहा है हम लोगों से। क्लियर है बात। लखनऊ विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग आईसीएआर का सिलेबस ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है बात। समझ गए मेरी बात को। तो हमारा जो सिलेबस है बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम सेमेस्टर का कुछ इस प्रकार से है। कुछ इस प्रकार से हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट को कोर्स टाइटल पढ़ते हैं। क्लियर बात। कोर्स टाइटल पढ़ते हैं। मेन सब्जेक्ट को भी जान लेंगे क्या है उसका, और कोर्स टाइटल तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। क्लियर है बात। जैसे कि क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है जो कि एग्रोनॉमी का टाइटल है। आपका फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स है जो कि आपका क्या है, बॉटनी का टाइटल है। क्लियर है बात। मुख्य विषय बॉटनी है, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस है। मुख्य विषय एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है, मुख्य विषय हॉर्टिकल्चर है। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुख्य विषय है। इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मुख्य विषय है। इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री मुख्य विषय एनिमल हस्बेंड्री है। कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश इसका मुख्य विषय इंग्लिश है। क्लियर है बात। समझे कि नहीं मेरी बात को। उसके बाद जो है क्या है, आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज है, वो खुद में मुख्य विषय एग्रीकल्चर हेरिटेज है ना। उसके बाद इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी है, बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट है, ऑब्लिक लगा हुआ है बीच में। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ऑब्लिक बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड है। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को सब्जेक्ट पढ़ने 9 नंबर तक। क्लियर है बात। जो भी ऊपर से अभी तक 9 नंबर तक मैंने सब्जेक्ट गिने हैं यह सभी विद्यार्थियों को पढ़ने हैं। अब यहाँ ऑब्लिक लगा है मतलब एक सब्जेक्ट जो है आप को जो इंटर साइंस साइड से होगा, इंटर साइंस साइड से मतलब इंटर में उसका बायोलॉजी या मैथ रहा होगा, वह बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड पढ़ेगा। क्लियर है बात। वह विद्यार्थी जो इंटर में बायोलॉजी या मैथ से रहा है वह विद्यार्थी बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड को पढ़ेगा, और वह विद्यार्थी जो इंटर में एग्रीकल्चर से रहा है वह विद्यार्थी बायोलॉजी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ेगा। क्लियर है बात। समझ गए मेरी बात को। इस प्रकार से हम सभी विषयों को अध्ययन करेंगे, है ना। थोड़ा सा और महत्वपूर्ण जान लेते हैं क्योंकि जो है इसको भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 50 नंबर की थ्योरी होगी, 20 नंबर का भी इंटरनल मिड टर्म एग्ज़ाम होगा क्योंकि कॉलेज में ही होगा आपका। 30 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। हालांकि थ्योरी का एग्ज़ाम भी कॉलेज में ही होगा आपका, है ना। क्लियर है बात। 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम, 20 नंबर का इंटरनल मिड टर्म एग्ज़ाम और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल 100 नंबर, है ना। मतलब सभी विषय आपके 100 नंबर के होंगे। एक महत्वपूर्ण और जानकारी है, क्या है कि एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा आपका। 80 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर के मिड टर्म एग्जाम होगा। टोटल 100 नंबर हो जाए। उसी प्रकार एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी जो है 80 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर का मिड टर्म एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्लियर है बात। मतलब मैथमेटिक्स जो इंटर एग्रीकल्चर से थे उनके मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होगा, बाकी सबके लिए एग्रीकल्चर हेरिटेज में प्रैक्टिकल नहीं होगा, केवल थ्योरी और मिड टर्म एग्जाम होगा। क्लियर है बात। अब इसके परिप्रेक्ष्य में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपसे चर्चा कर लें कि हम क्या आपसे चर्चा करेंगे। हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी और रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आपसे चर्चा करेंगे कक्षा में। क्लियर है बात। अब फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे उसको जान लेते हैं। क्या जानकारी लेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या अध्ययन करेंगे उसको जान लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी क्या है कि 3 क्रेडिट का आपका कोर्स है, 2+1 का, मतलब हफ्ते में 6 डेज होते हैं जिसमें 3 दिन क्लास चलेगी।
कितने दिन तीन क्लास चलेगी? एग्रोनॉमी की 3 दिन की लेगी क्लास, है ना। 2 दिन आपकी थ्योरी चलेगी और 1 दिन प्रैक्टिकल होगा। समझिए मेरी बात को। अब क्या है इसमें हम अध्ययन क्या करेंगे? जैसे पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है हमारा एग्रोनॉमी एंड इट स्कोप, मतलब कि हम ये जानेंगे कि सस्य विज्ञान किसे कहते हैं और इसके स्कोप क्या है। क्लियर है बात? उसके बाद हम जानेंगे सीड्स किसे कहते हैं, बीज क्या होते हैं, बीज किसे कहते हैं और बीज की बुआई कैसे करते हैं, बुआई किसे कहते हैं। क्लियर है बात? कैसे करते हैं और बुआई क्या होती है ना। उसके बाद जानेंगे टिलेज क्या है, टिलेज मतलब भू परिष्करण, बुआई से पहले जो खेत को तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, उसको भू परिष्करण कहते हैं। इसको जानेंगे कैसे करते हैं हम लोग, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है ना। उसके बाद टिल्थ क्या है, जब भू परिष्करण किया जिस प्रकार का भौतिक गुण उस मृदा में उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, या मृदा का भू परिष्करण करने के बाद जो मिट्टी का गुण है उसे ही टिल्थ कहते हैं। क्लियर है बात? इसको भी हम लोग जानेंगे, है ना। उसके बाद क्रॉप डेंसिटी जानेंगे, फसल घनत्व जानेंगे हम कि फसल को कितनी पौध हमने 1 हेक्टेयर में लगाई, 1 बीघे में लगाई, कितनी कितनी दूरी में लगाई, ये सब कुछ जानेंगे। ज्योमेट्री जानेंगे, किस किस ज्योमेट्री में लगाई, किस प्रकार से हमने पौध को लगाई, आयताकार लगाया है या वर्गाकार पौधों को लगाया है ना। मतलब वर्गाकार का मतलब 10 गुणे 10 सेंटीमीटर पे आपने लगाया है, मतलब 10 का आपने पौधों की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 10 ली है आपने। इस प्रकार से लगाया है कि 10 पौधे की 10 पंक्ति से पंक्ति की दूरी ली है और 5 पौधे से पौधे की दूरी ली है। इस प्रकार से लगाया, आयताकार लगाया है, त्रिभुजाकार लगाया हमने पौधों को, ये जानेंगे ना। क्लियर बात? खेत में हमने किस प्रकार से पौधों को लगाया है, किस प्रकार की आकृति दी है, उसको हम अध्ययन करेंगे। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को। क्रॉप डेंसिटी और ज्योमेट्री जानेंगे। उसके बाद क्रॉप न्यूट्रिशन जानेंगे, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, उसको जानेंगे। वैसे जो टोटल पोषक तत्व 17 पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक माने गए, एसेंशियल मतलब न्यूट्रिएंट्स माने गए। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन से? 17 पोषक तत्व हैं। क्लियर है बात? उनको हम जानेंगे कौन कौन से पोषक तत्व हैं। फिर इन पोषक तत्वों को हम या तो मैन्योर से देते हैं या फर्टिलाइज़र से देते हैं। क्लियर है बात? मैन्योर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसको जानेंगे। फर्टिलाइज़र कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रयोग है उनका, कितने प्रकार के होते हैं, कितना कितना न्यूट्रिएंट उसमें पाया जाता है, उसको जानेंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जानेंगे, है ना। तत्वों की उपयोग क्षमता जानेंगे, जो तत्व है उनकी उपयोग क्षमता जानेंगे हम, उपयोगिता जानेंगे। क्लियर है बात? क्या उपयोगिता है उनकी, क्या क्षमता है उनकी, उसको जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे वाटर रिसोर्सेज, पानी। अब पानी भी देना है पौधों को, सिंचाई भी करनी है, तो वाटर रिसोर्सेज क्या है, कैसे पानी हम दे सकते हैं। नलकूप द्वारा दे सकते हैं, नहर द्वारा दे सकते हैं, या कुएं द्वारा या तालाबों द्वारा। इसको जाने कहाँ कहाँ से पानी मिलता है पौधों को, वर्षा द्वारा किस प्रकार से पानी मिलता है, उसको जानेंगे। उसके बाद सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप जानेंगे, सॉयल का, प्लांट का और वाटर का क्या संबंध है, इसको जानेंगे। क्लियर है बात? उसके बाद जानेंगे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब एक फसल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने जल की मांग होती है एक फसल के लिए, इसको जानेंगे। क्लियर है बात? उसके बाद जानेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी, जल की उपयोग क्षमता जानेंगे, उपयोगिता जानेंगे। क्लियर है बात? क्या प्रभाव डालेगा फसल पे जल, उसको जानेंगे ना। उसके बाद इरिगेशन जानेंगे, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की अनुसूची कैसे बनाते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कब देनी चाहिए सिंचाई, इसको जानेंगे। क्लियर है बात? एंड मेथड्स जानेंगे, किस प्रकार से सिंचाई करनी चाहिए हमको, कौन कौन से ढंग है सिंचाई करने के, इसको जानेंगे। फिर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जानेंगे कि कौन सा जल अच्छा होता है, इसको जानेंगे। क्या गुण होते हैं इरिगेशन वाटर में, सिंचाई जल में, इसको जानेंगे। क्लियर है बात? उसके बाद जानेंगे वीड क्या है, खरपतवार क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, क्या महत्व है उन खरपतवारों का, उसका वर्गीकरण जानेंगे। कौन कौन से खरपतवार हमारी फसलों में पाए जाते हैं, कौन कौन से लाभकारी हैं, कौन कौन से हानिकारक हैं, उनको जानेंगे। क्लियर है बात? क्रॉप वीड कंपटीशन जानेंगे, क्रॉप और वीड का जो कंपटीशन होता है एक दूसरे को जो है एक दूसरे के साथ क्योंकि पनपते हैं। अब जो है जो जीत जाएगा वही अच्छा जीवन यापन करेगा, उत्पादन अच्छा देगा। अगर फसल जीत गई तो, अगर खरपतवार जीत गया तो खरपतवार जो है फसल को रहने देगा। इसलिए कंपटीशन जाने किस प्रकार का कंपटीशन होता है आपस में ना, किस किस तत्वों के लिए किस किस बिंदु पर कंपटीशन होता है, उसको जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट जानेंगे, क्या वीड मैनेजमेंट की अवधारणा है, उसको जानेंगे। वीड मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मतलब खरपतवार नियंत्रण किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। प्रिंसिपल जानेंगे, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके कौन कौन विधियों से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, उसको जानेंगे।
हर्बिसाइड जानेंगे, खरपतवार नाशी किसे कहते हैं उसको जानेंगे, इसके कितने प्रकार के होते हैं वर्गीकरण जानेंगे उसको, है ना। सेलेक्टिविटी मतलब कौन से सेलेक्टिविटी खरपतवार नाशी हैं या रेसिस्टेंस खरपतवार नाशी हैं, इसको जानेंगे। क्लियर है बात। एलिलोपैथी जानेंगे। एलिलोपैथी मतलब जो है क्या है कि एक पौधा जो होता है वो कुछ विषैले पदार्थ भी छोड़ता है जो दूसरी फसल पे प्रभाव डालता है, उसको भी जानेंगे। उसकी जड़ों से कुछ न कुछ विषैले पदार्थ निकलते हैं, उसे एलिलोपैथी कहते हैं, उसको जानेंगे। क्लियर है बात। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप क्रॉप जानेंगे, मतलब वृद्धि और विकास फसल का जानेंगे, क्या कैसे विकास होता है, कैसे वृद्धि होती है ना। क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या क्या कारक हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को पौधे के अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं उसको, है ना, उसको जानेंगे। उसके बाद प्लांट आइडियोटाइप जानेंगे। आइडियोटाइप मतलब आइडियल वर्ड सुना होगा आपने कि हमारे लिए वह व्यक्ति आइडियल है। उसी प्रकार एक प्लांट के लिए कौन सा प्लांट आइडियल हो सकता है उसको जानेंगे। क्लियर है बात। आदर्श प्रारूप पौधा जानेंगे, मतलब कौन सा एक फसल का धान का पौधा कौन सा अच्छा है उसके अकॉर्डिंग ही फसल होनी चाहिए, इसको जानेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल जानेंगे, मतलब फसलों को हेर फेर कर बोया जाता है, कौन सी फसल कब लगानी चाहिए हमको, इसको जानेंगे। इसके कुछ सिद्धांत जानेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद एडॉप्टेशन जानेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे। एडॉप्टेशन जानेंगे, कौन सा मौसम कौन सी जगह किस पौधों के लिए अनुकूल है उसको जानेंगे। इसका वितरण कैसे होता है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी फसल फैली हुई है, इसको जानेंगे। हार्वेस्टिंग जानेंगे, कैसे कटाई होती है। थ्रेशरिंग जानेंगे, कैसे मड़ाई होती है फसल की, है ना। ये सब चीज़ें हमारे एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम सिलेबस में पढ़ेंगे। क्लियर है बात। हम क्लास में इस पर रोज़ किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपसे। क्लियर है बात। इसी प्रकार से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा सब्जेक्ट जिस पे हमने कहा था चर्चा करेंगे आपसे, वह कौन सा है आपका, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये आपका 2 क्रेडिट का है, 1+1 मतलब 2 दिन आपकी इस हफ्ते में क्लास चलेगी। नियमानुसार एक प्रैक्टिकल का क्लास होगा, एक थ्योरी का क्लास होगा, मतलब आगे वाला थ्योरी होता है, पीछे वाला प्रैक्टिकल होता है। 1+1 लिखा है तो मतलब आगे जो लिखा है वो थ्योरी है, पीछे जो लिखा है वो प्रैक्टिकल है। क्लियर है बात। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ खेती जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। क्लियर है बात, शहरी क्षेत्रों में नहीं होती है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को भी इसमें समाहित किया गया है। सोशियोलॉजी क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं। रूरल सोशियोलॉजी क्या है, रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाजशास्त्र किसे कहते हैं। ग्रामीण समाज में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है ना, इसको हम जानेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र में क्या है, क्योंकि ग्रामीण समाज में ही जो है खेती की जाती है, इसलिए इस सब्जेक्ट को समाहित किया गया इसमें ना, इसको जानेंगे। फिर उसके बाद डेफिनीशन एंड स्कोप जानेंगे। रूरल सोशियोलॉजी के डेफिनीशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे और इसके क्षेत्र जानेंगे। उसके बाद इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब कि हमें जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या कैसे मदद करेगा, किसी नई तकनीक को हमको ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाना है तो ग्रामीण समाजशास्त्र क्या मदद कर सकता है। अगर ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन हम कर लेंगे तो बहुत सारी मदद करेगा। क्लियर है बात। इसको जानेंगे क्या क्या मदद कर सकता है हमारा जो है ग्रामीण समाजशास्त्र एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्षेत्र में ना, समझे कि नहीं मेरी बात को। उसके बाद हम जानेंगे सोशल इकोलॉजी, मतलब सामाजिक परिस्थिति जानेंगे ना, इसे कहते हैं। उसके बाद रूरल सोसाइटी जानेंगे। रूरल सोसाइटी मतलब ग्रामीण समाज जानेंगे। उसके बाद सोशल ग्रुप जानेंगे, है ना, सामाजिक समूह जानेंगे। उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जानेंगे, सामाजिक स्तरीकरण जानेंगे, सामाजिक स्तर कैसे होता है समाज में उसको जानेंगे, है ना। उसके बाद कल्चर कॉन्सेप्ट जानेंगे हम लोग, सोशल इंस्टीट्यूशन जानेंगे, समझे कि नहीं मेरी बात को। उसके बाद सोशल चेंज जानेंगे, क्या क्या परिवर्तन हमारे यहाँ होते हैं, क्या विकास हुआ, इसको जानेंगे। रूरल लीडरशिप जानेंगे कि हमारे गांव में नेता कौन है, उसको जानेंगे। उसकी डेफिनीशन कॉन्सेप्ट जानेंगे। टाइप्स ऑफ लीडर्स जानेंगे, हमारे गांव में कौन से हैं, कौन कौन से नेता हो सकते हैं, उनके टाइप जानेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद पढ़ेंगे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहला पढ़ा हमने रूरल सोशियोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम इसकी मीनिंग जानेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, मतलब इसका क्या महत्व है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, इसको जानेंगे और इसकी मीनिंग जानेंगे, है ना। बिहेवियर जानेंगे, व्यवहार किसे कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर जानेंगे, अफेक्टिव बिहेवियर जानेंगे, साइकोमोटर डोमेन जानेंगे। क्लियर है बात। तीनों डोमेन के अंतर्गत बिहेवियर जानेंगे ना, समझे कि नहीं मेरी बात। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, अफेक्टिव मतलब क्रियात्मक और साइकोमोटर का मतलब हो गया आपका गत्यात्मक डोमेन। क्लियर है बात।
बिहेवियर हम पढ़ेंगे तीनों पक्षों को लेकर। उसके बाद पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व क्या होता है, क्लियर है, इसको पढ़ेंगे। लर्निंग मतलब सीखना, कैसे सीखते हैं हम। उसके बाद मोटिवेशन, कैसे प्रेरित होते हैं, क्या होता है प्रेरणा। उसके बाद थ्योरी या मोटिवेशन, क्या सिद्धांत होते हैं मोटिवेशन के, उसको पढ़ेंगे। और इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, बुद्धिमत्ता पढ़ेंगे, बुद्धि पढ़ेंगे। क्लियर है बात। ये सब हमारे सिलेबस के अंतर्गत हम इसको ख़त्म करेंगे। क्लियर है बात, समझ गए ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का पहले से पता चल जाता है कि ये प्रश्न आ सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरी परीक्षा होनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी विषयों में पेपर आएगा, कोई भी सिलेबस के बाहर से पेपर नहीं आएगा। इसलिए जो है सभी विषयों का सिलेबस आपके पास होना अति आवश्यक है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। और जो भी सिलेबस है आपके पास उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना नोट्स तैयार कीजिए, जो कि भविष्य में भी आपको काम देगा। चलिए अच्छा, थैंक यू क्लास।